उत्पाद भेज सके। ई कॉमर्स एक्सपोर्ट हब यानी निर्यात हब की स्थापना की जाएगी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में इसे स्थापित किया जाएगा और हमारी कोशिश ये होगी कि जो विनियमन है वो काफी बिना किसी बाधा के हो सके और इससे कारोबार और निर्यात एक छत के नीचे हो सके, ये हम सुनिश्चित करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज को हम बेहतर करने के लिए हम जो बड़ी कंपनियां हैं उनको जोड़ेंगे। प्रधानमंत्री के पैकेज के तहत लाया जाएगा। हम एक विस्तृत योजना लागू करेंगे ताकि हम इंटर्नशिप के मौके जो हैं वो 500 बड़ी कंपनियों में मिल सके। वो हम सुनिश्चित करेंगे अगले 5 साल में 1 करोड़ जो युवा हैं उनको इन बड़ी कंपनियों में इंटर्नशिप मिल पाएगी। उनको इससे फायदा होगा। उनको 12 महीने के लिए मौके मिलेंगे और वो बिल्कुल असली जो माहौल होता है उसमें वे प्रोफेशनल्स के साथ काम कर सकेंगे और ऐसे में उनके रोजगार के मौके बढ़ेंगे और 5,000 रुपए प्रति महीने उन्हें स्टाइपेंड भी मिलेगा। इसके अलावा एक बार की सहायता 6,000 रुपए की भी दी जाएगी। कंपनियां ये ट्रेनिंग का खर्च उठाएंगी और इंटर्नशिप का 10% खर्च भी कंपनी उठाएंगी अपने CSR फंड के तहत। जो औद्योगिक फायदे हैं, हम इंडस्ट्रियल पार्क बनाना चाहते हैं। हम इंडस्ट्रियल पार्क बनाना चाहते हैं पूरी तरह से 100 बड़े शहरों के पास ऐसे इंडस्ट्रियल पार्क बनाना चाहते हैं जहां पर सार्वजनिक और जो प्राइवेट सेक्टर हैं वो यहां पर बना सकें और बेहतर टाउनिंग स्कीम भी इसके साथ जोड़ी जाएगी। नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोग्राम के तहत हम इसको मंजूरी देंगे ताकि इस योजना को फायदा मिल सके। वेजी मेरे पर नो प्लीज बैठिए। रेंटल हाउसिंग, किराए पर मकान की जो सुविधा है, डॉर्मेट्री तो जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। जो भी औद्योगिक कामगार हैं उनको उपलब्ध कराया जाएगा। डॉर्मेट्री की सुविधा वाली रेंटल हाउसिंग, रेंट पर हाउसिंग सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और जो औद्योगिक कामगार हैं उनको सुविधा ये मिल पाए ये सुनिश्चित करेंगे। और PPP मोड में, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में इसे लागू किया जाएगा और जो बड़ी इंडस्ट्रीज है उनसे मदद ली जाएगी। ओनरशिप, लीजिंग और अलग अलग जो सुधार हैं वो लागू किए जाएंगे ताकि जो भारत की जो शिपिंग इंडस्ट्री है, जहाजरानी जो इंडस्ट्री है, उसको फायदा मिले और ज्यादा से ज्यादा रोजगार के मौके बन सके। जो अहम मिनरल मिशन है उसकी हम स्थापना करेंगे ताकि जो घरेलू उत्पादन है वो बढ़ सके। जो खनिज हैं उनको फायदा हो, जो अहम हमारे खनिज हैं उनका उत्पादन हो सके। इसमें हम तकनीकी तौर पर आगे हम बढ़ेंगे। उत्पादकों की जो जिम्मेदारी होगी वो बढ़ेगी। एक ढांचा बनाया जाएगा और इसके जरिए हम उनको सही तरीके से पूंजी उपलब्ध करा सकेंगे। हमारी जो सरकार है, जो विदेश में हमारे ब्लॉक्स हैं उनकी माइनिंग हो सकेगी। इसको हम पहले से शुरू कर चुके हैं। डिजिटली पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो एप्लीकेशंस हैं उस पर भी हम ध्यान देंगे। इससे जो सेवा क्षेत्र है वो काफी तेजी से बढ़ेगा। हम DPI एप्लीकेशन बनाने का प्रस्ताव रखते हैं और इससे उत्पादकता की जो बढ़ेगी और साथ से साथ कारोबार के मौके बढ़ेंगे और प्राइवेट सेक्टर को इसका फायदा मिलेगा। और हमने अलग अलग क्षेत्रों में प्लान किया है। क्रेडिट, ई कॉमर्स क्षेत्र, शिक्षा, लॉजिस्टिक्स, लॉ एंड जस्टिस के अलावा MSME सर्विसेज की डिलीवरी और जो शहरी प्रशासन है उसमें इसे लागू किया जाएगा। IBC इकोसिस्टम हम बनाएंगे। एक समेकित तकनीकी प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा जिसका मकसद जो IBC यानी इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड है उसमें हम लागू करेंगे और ताकि इसमें जो सभी हितधारक हैं उनको फायदा मिल सके। जो LLPs हैं उनको खुद से खत्म करने की प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाएंगे।
सीपेस जिसमें कि जो भी अपने खुद से LLP अपने बंद करना चाहते हैं, हम चाहेंगे कि उनको कम समय में यह सुविधा उपलब्ध हो सके। राष्ट्रीय कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल IBC ने कई समस्याओं का समाधान किया है, जिसमें 1000 कंपनियों के विवाद जो थे उनको निपटारा किया है और 3.3 लाख करोड़ रुपए इससे जो कर्जदाता थे उनको मिला है, उनको उगाही करने में मदद मिली है। इसके अलावा 28,000 जो ऐसे केसेस थे जिसमें 10 लाख करोड़ से ज्यादा मामले थे, उनको हमने पूरी तरह से निस्तारित किया है, खत्म किया है। IBC में उचित बदलाव किए जाएंगे और जो ट्राइब्यूनल है और जो सर्वोच्च ट्राइब्यूनल है उसकी भी शुरुआत की जाएगी ताकि जो दिवालिया की प्रक्रिया है वो जल्द से जल्द निपटाया जा सके और इसके लिए हम जरूरी कदम उठाएंगे ताकि और कंपनी एक्ट के तहत ही इसे खास तौर पर एक्सक्लूसिव तरीके से साबित किया जाएगा। कर्ज की उगाही की अगर बात की जाए तो जो कर्ज की उगाही के लिए जो ट्राइब्यूनल है उनको मजबूत किया जाएगा। अतिरिक्त ट्राइब्यूनल की स्थापना की जाएगी ताकि जो रिकवरी है यानी उगाही है वो बेहतर की जा सके। शहरी विकास को लेकर के अगर हमारी बात करें तो हमारी जो शहर है वो विकास के हब है। हमारी जो सरकार है वो राज्यों के साथ मिलकर के काम कर रही है ताकि जो शहर है उनको विकास के केंद्र के तौर पर स्थापित किया जा सके ताकि जो आर्थिक और ट्रांजिट यानी यातायात की व्यवस्था है वो मजबूत हो सके। और जो टाउन प्लानिंग की स्कीम है उसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। हम क्रिएटिव तरीके से शहरों का फिर से पुनर्विकास करना चाहते हैं। जो मौजूदा शहर है उनको हम पूरी तरह से आमूलचूल बदलाव के तरीके से हम नए ढांचे में विकास करना चाहते हैं और ताकि जो मार्केट बाजार की जरूरत है उसी हिसाब से वे विकास कर सके। अगर सार्वजनिक परिवहन की बात की जाए तो हम इसके लिए ऐसा विकास करना चाहते हैं जिससे कि जो 14 बड़े शहर हैं जहां की आबादी काफी ज्यादा है उनको हम सही तरीके से फंड उपलब्ध करा करके विकसित करेंगे। अर्बन हाउसिंग शहरी आवास योजना की अगर बात करें तो अर्बन 2.0 ये 1 करोड़ जो शहरी गरीब और मिडिल क्लास फैमिली हैं उनकी जो जरूरतें हैं उनको पूरा करेगा और इसमें 10 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसमें सरकार की ओर से 10 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे और इसमें जो केंद्रीय मदद वाली 2.2 लाख करोड़ रुपए की योजनाएं हैं वो अगले 5 साल में लागू की जाएंगी। इसमें जो कर्ज से जुड़ी हुई सब्सिडी है वो सही रेट पर उपलब्ध कराई जाए, सही दर पर उपलब्ध कराई जा सके। इसके अलावा अलग अलग जो नीतियां हैं और विनियमन है वो जो रेंटल हाउसिंग है उस पर हम ध्यान देंगे और हमारी कोशिश है कि जो किराए का क्षेत्र है उसको हम विस्तृत कर सकें। इसके अलावा पानी की सप्लाई और जो सैनिटेशन की सुविधा है वो बेहतर तरीके से मिल सके। इसके लिए हम राज्य सरकार के साथ हम विकास कर रहे हैं। बैंकों को हम शामिल कर रहे हैं, जो बहुउद्देशीय बैंक हैं उनको शामिल कर रहे हैं ताकि सीवेज ट्रीटमेंट पर ध्यान दे सकें और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो प्रोजेक्ट है उस पर हम सही तरीके से काम कर सकें। और इसके अलावा जो 100 बड़े शहर हैं उनको भी हम इसके दायरे में ला रहे हैं और ऐसे जो प्रोजेक्ट वो जो ट्रीटेड वाटर है दोबारा से उस पानी को हम संशोधित करके इस्तेमाल करेंगे और आसपास के इलाकों में उसका इस्तेमाल करेंगे। जो स्ट्रीट मार्केट है, पीएम स्वनिधि योजना बहुत अच्छी तरीके से कामयाब रही है। पीएम स्वनिधि स्कीम को हम आगे बढ़ा रहे हैं और इससे जो स्ट्रीट वेंडर हैं उनके जीवन में आमूलचूल बदलाव हुए हैं और हमारी सरकार की योजना है कि एक ऐसी स्कीम आए जो हर साल अगले 5 साल तक 100 वीकली हाट 100 साप्ताहिक हाट और जो स्ट्रीट फूड हब होते हैं जो चुनिंदा शहरों में हम उनको आगे बढ़ाएंगे, उनको मदद करेंगे। स्टैंप ड्यूटी की अगर हम बात करें तो हम प्रोत्साहित कर रहे हैं उन राज्यों को जो कि अभी भी ज्यादा स्टैंप ड्यूटी चार्ज कर रहे हैं, वो हम राज्यों से बात कर रहे हैं कि वो इसे घटाएं और अपना जो शुल्क है वो घटाएं और खासतौर पर जो महिलाएं अगर जो प्रॉपर्टी खरीदती हैं उस पर वे कम टैक्स लें। इसमें जो
शहरी विकास की जो स्कीम्स हैं उनको भी शामिल किया जा रहा है। और हमारी जो प्राथमिकता, छठी प्राथमिकता है वो ऊर्जा सुरक्षा है। ऊर्जा के क्षेत्र में बदलाव की हम बात कर रहे हैं। अंतरिम बजट में हमने ऐलान किया था कि हमारी जो कोशिश ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा हम सही तरीके से ऊर्जा सुरक्षा के साथ हम हासिल कर सके विकास, और ऐसे में ऊर्जा सबको मिल सके और सबको सस्ती कीमत पर मिल सके, हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं। और हम इसके लिए एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट लाना चाहते हैं ताकि हम जो है ऊर्जा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव कर सकें, ताकि इससे रोजगार के मौके भी बने और इसके अलावा विकास हो, और साथ ही साथ जो रोजगार के मौके बने और प्रकृति के साथ भी हम कार्य करें। सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना एक इसमें उल्लेखनीय योजना है और हमने अंतरिम बजट में इसका ऐलान किया था। और उसी के मुताबिक जैसा कि हमने अंतरिम बजट में ऐलान किया था, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को लॉन्च किया जा चुका है और जिसको छत पर सोलर प्लांट स्थापित किए जा सकते हैं। और इस योजना के जरिए लोगों को काफी फायदा हो रहा है। 1 करोड़ घरों में इस योजना को लागू किया जाएगा और वो 300 यूनिट तक हर महीने बिजली जनरेट कर सकेंगे। और इस स्कीम के जरिए बहुत शानदार बेहतरीन यहां पर प्रतिक्रिया मिली है। 1.28 करोड़ रजिस्ट्रेशन इसमें हुए हैं और 14 लाख एप्लीकेशन आ चुके हैं और हम इस योजना को और आगे बढ़ा रहे हैं, लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। पंप स्टोरेज पॉलिसी की अगर बात करें तो ये जो पॉलिसी है, हम पंप स्टोरेज के जरिए प्रोजेक्ट को बढ़ावा दे रहे हैं। इसको आगे लागू किया जाएगा ताकि जो बिजली का भंडारण है वो सही तरीके से हो सके और इसमें इंटीग्रेशन यानी समेकित सबको तरीके से शामिल किया जाएगा ताकि इसमें जो प्रकृति है उसको हम ख्याल रखते हुए अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर सके। इसमें रिसर्च और डेवलपमेंट के न्यूक्लियर रिएक्टर जो होते हैं उसके रिसर्च और डेवलपमेंट की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। न्यूक्लियर एनर्जी यानी जो परमाणु ऊर्जा है बहुत ही उल्लेखनीय हिस्सा है विकसित भारत के लिए, यह बहुत ही उल्लेखनीय हिस्सा होगा। हम इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमारी जो सरकार है वो निजी क्षेत्र के साथ आगे बढ़ रही है ताकि हम भारत स्मॉल रिएक्टर स्थापित करेंगे। दूसरा, रिसर्च और डेवलपमेंट भारत स्मॉल रिएक्टर के लिए, मॉड्यूलर रिएक्टर के लिए स्थापित किया जाएगा। तीसरा कदम यह होगा कि नई तकनीक के जरिए रिसर्च और डेवलपमेंट सेंटर स्थापित किए जाएंगे और ये सब कुछ परमाणु ऊर्जा की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे और हम इस क्षेत्र के लिए हम फंड उपलब्ध कराएंगे। उन्नत अल्ट्रासोनिक सुपर थर्मल पावर प्लांट की हम स्थापना करेंगे। अगर घरेलू स्तर पर हम जो ऊर्जा के संयंत्र हैं वो हासिल कर सके, अल्ट्रा संयंत्र सुपर संयंत्र हासिल कर सकें तो इसकी जो उत्पादकता है काफी अच्छी होगी और ये काफी अच्छी होगी और एनटीपीसी और बीएचईएल के साथ सहयोग में हम ये इसे स्थापित करेंगे। इसके जरिए 800 मेगावाट कमर्शियल प्लांट हम हासिल कर पाएंगे। AUSC टेक्नोलॉजी के जरिए हम इसे हासिल करने का लक्ष्य रख रहे हैं। सरकार की ओर से जो भी इसमें वित्तीय मदद की जरूरत होगी वो हम उपलब्ध कराएंगे। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें तो घरेलू यानी कि स्वदेशी जो क्षमता है उसके जो धातु से जुड़े हुए प्लांट हैं उनको हम आगे बढ़ाएंगे जिससे कि बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्था को मदद मिलेगी। इसको लेकर के कार्य योजना हम बना रहे हैं जो हमारे उद्योग को मदद करेगी। हम अगर बात करें तो उद्योग के अच्छे तरीके से आगे बढ़े, इसके अलावा जो उत्सर्जन है उसको हम कम कर सकें, इसके लिए हम नियम बनाएंगे और नियम को सरल बनाएंगे। और हमारा मकसद यही है कि परफॉर्म करें, अचीव करें और ट्रेड करें, यानी कि अच्छा प्रदर्शन करें और आप कारोबार को बेहतर कर सकें, ये हम सुनिश्चित करेंगे। जो भी पारंपरिक हमारी जो छोटी सूक्ष्म और लघु उद्योग हैं उनको हम मदद करेंगे। हम हमारे जो पारंपरिक लघु और सूक्ष्म उद्योग हैं इसमें ब्रास और सेरामिक जो सेंटर हैं उनको शामिल किया जाएगा, उनको वित्तीय मदद दी जाएगी ताकि वे जो ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो स्वच्छ ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकें और ऐसे में जो ऊर्जा की क्षमताएं उनकी बढ़ेंगी और 100 क्लस्टर्स में हम इनको लागू करेंगे अगले चरण में।
Priority 7. सातवीं प्राथमिकता की अगर हम बात करें तो आधारभूत ढांचा यानी जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, इसमें सरकार का निवेश क्या होगा ये हम आपको बताते हैं। सरकार की ओर से, केंद्रीय सरकार की ओर से इसमें बहुत ही उल्लेखनीय निवेश किया गया है ताकि जो आधारभूत ढांचा यानी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बने, ताकि इससे जबरदस्त फायदा अर्थव्यवस्था को हो सके। और हमारे जो प्रयास हैं वो लगातार जारी रखेंगे और हम वित्तीय मदद देते रहेंगे ताकि आधारभूत ढांचा जो है मजबूत होता रहे। और ये हम हमारी जो दूसरी प्राथमिकताएं हैं उनको जोड़ेंगे ताकि हमारी जो वित्तीय हमारी जो क्षमताएं हैं वो बढ़ें। वो 11,11,111 करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी पूंजीगत व्यय में हम खर्च करेंगे। और ये जीडीपी का 3.4% होगा हमारा जो पूंजीगत व्यय है। और हम इसमें जो राज्य हैं उनको भी हम प्रोत्साहित करेंगे कि इसी तरह की वो इंफ्रास्ट्रक्चर यानी आधारभूत ढांचे के लिए वे अपने जो विकास की प्राथमिकताएं हैं उसके हिसाब से खर्च करें। और इसके लिए हम जो प्रोविजन है, प्रावधान रखेंगे 1.5 लाख करोड़ का। हम इसके लिए जो दीर्घकालिक जो इंडस्ट्री को फायदा मिल सके हम उसकी मदद करेंगे। हम उनको जो रिसोर्स दे रहे हैं, संसाधन दे रहे हैं, उसके ये अलावा होगा। इसके अलावा अगर आधारभूत ढांचे यानी इंफ्रास्ट्रक्चर में निजी निवेश की अगर बात करें तो प्राइवेट सेक्टर का जो निवेश है उसको हम बढ़ाएंगे। इसके लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग जो होती है वो हम करेंगे, यानी कि अगर उनको जरूरत पड़े तो हम फाइनेंसिंग का ढांचा उपलब्ध कराएंगे। ये हम एक ढांचा बनाएंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की अगर हम बात करें तो इसका जो चौथा चरण है, पीएमजीएसवाई का जो चौथा चरण है उसकी स्थापना की जाएगी ताकि ऑल वेदर कनेक्टिविटी यानी सभी मौसम में जो 25,000 जो ग्रामीण इलाके हैं उनको इससे जोड़ा जाएगा। तो जैसे जैसे वहां की आबादी बढ़ रही है उनको हम ये सुविधा उपलब्ध कराने की कोशिश पूरी करेंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए बाढ़ नियंत्रण और कृषि के लिए जो सिंचाई है वो हम उपलब्ध कराएं। बिहार के बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित रहता है और हमारी योजना है कि हम बाढ़ कंट्रोल को लेकर के जो ढांचा है वो नेपाल में अभी नहीं बहुत बन पाया है। और हमारी सरकार की कोशिश ये होगी कि सिंचाई की जो सुविधा है वो बेहतर हो सके और इसके अलावा जो दूसरे स्रोत हैं उसको हम मदद देंगे। ऐसे वो योजनाओं को हम मदद करेंगे। 11,500 करोड़ की योजनाओं को हम मदद करेंगे जिससे कि बाढ़ नियंत्रण हो सके और सिंचाई हो सके। कोसी मीची अलग अलग जो राज्य से जुड़े हुए योजनाएं हैं। इसके अलावा 20 जो पहले से चल रही योजनाएं हैं और जो नई योजनाएं हैं जिसमें कि बराज, नदियों में प्रदूषण को रोकने की कोशिश और जो सिंचाई की परियोजना है उसको हम मदद करेंगे। इसके अलावा हम सर्वे और जांच की कोसी से जुड़े कोसी में बाढ़ को नियंत्रित किया जा सके, कम किया जा सके, उसके लिए भी हम फंड उपलब्ध कराएंगे। असम की अगर हम बात करें, असम को हर साल बाढ़ की समस्या से जूझना पड़ता है, जहां बाढ़ ब्रह्मपुत्र से और उसकी जो सहयोगी नदियां हैं वहां तबाही मचाती हैं। लेकिन ये सभी नदियां भारत से बाहर उनका उद्गम स्थल है। तो भारत को हम असम में हम फ्लड मैनेजमेंट यानी बाढ़ का प्रबंधन करने के लिए हम फंड उपलब्ध कराएंगे, मदद करेंगे। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश में बहुत जबरदस्त बाढ़ और आपदा की वजह से उनको काफी नुकसान हुआ है और हमारी सरकार इस राज्य को मदद करेगी ताकि पुनर्निर्माण हो सके और पुनर्वास हो सके और अलग अलग बहुउद्देशीय जो तरीके हैं उससे हम अलग अलग योजनाओं के जरिए ये काम करेंगे। हिमाचल प्रदेश को पुनर्वास हो सके, पुनर्निर्माण हो सके। इसके अलावा उत्तराखंड की भी बात करें तो यहाँ भी बादल फटने की घटनाओं से जबरदस्त लैंडस्लाइड होती है और तबाही होती है और हम राज्य को मदद करेंगे। हाल के दिनों में सिक्किम में भी जबरदस्त फ्लैश फ्लड आया था और वहां तबाही हुई थी, भूस्खलन हुआ था और वहां पर भयानक तबाही देखने को मिली थी सिक्किम में। हमारी सरकार सिक्किम को भी मदद उपलब्ध कराएगी। अगर बात की जाए टूरिज्म की यानी पर्यटन की, तो पर्यटन हमेशा से हमारी
संस्कृति का हिस्सा रहा है, हमारी in positioning India जो सभ्यता का हिस्सा रहा है, और भारत को हम वैश्विक स्तर पर मानचित्र पर ले जा सकें टूरिज्म में, तो इससे रोजगार के मौके बढ़ेंगे और जो आर्थिक मौके हैं वो काफी बढ़ेंगे। और अगर पर्यटन से बात करें तो पर्यटन से दूसरे क्षेत्रों में भी रोजगार बढ़ता है। और हमने जो अंतरिम बजट में जो ऐलान किया था, हम जो निम्नलिखित कदम है वो उठाने का ऐलान कर रहे हैं। विश्वपात टेम्पल गया में हम स्थापित करेंगे, और बोध गया में बिहार में जो वहां पर जो आध्यात्मिक इनकी महत्ता बहुत ज्यादा है, यहाँ पर गया का विष्णुपद मंदिर है उसका विस्तृत विकास हो सके। गया के महाबोधि टेम्पल को महाबोधि मंदिर का भी विकास किया जाएगा, और काशी विश्वनाथ मंदिर की तर्ज पर ही इन मंदिरों का विकसित किया जाएगा, विकास किया जाएगा, ताकि इन्हें विश्व स्तरीय जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन के साथ साथ पर्यटन के अलावा वो वहां पर धार्मिक क्षेत्र से भी विकसित हो पाएगा। राजगीर की भी अहम भूमिका है हिंदुओं के लिए, बौद्धों के लिए और जैनों के लिए। 20वें तीर्थंकर का जो मंदिर है, मुनिका जी का मंदिर, उसको भी विकसित किया जाएगा। सप्तऋषि जो ब्रह्मकुंड वहां पर है, जहां पर गर्म पानी का झरना है, उसका भी विस्तृत विकास किया जाएगा। राजगीर का विकास हम करेंगे, ये भी हमारी योजना है। हमारी सरकार नालंदा का विकास करने में भी, नालंदा का पर्यटन क्षेत्र के तौर पर विकास हो सके, हम उसके लिए मदद करेंगे। नालंदा यूनिवर्सिटी को भी उसका ऐतिहासिक जो स्वर्णिम स्तर था वो हासिल हो सके, ये सुनिश्चित करेंगे। ओडिशा की भी जो खूबसूरती है, ओडिशा की भी जो खूबसूरत तस्वीरें हैं, जो वहां के मंदिर हैं, वहां के जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, जो वहां की समुद्र तट है, वो भी पर्यावरण के लिहाज से काफी, पर्यटन के लिहाज से काफी अच्छे हो सकते हैं, और उनको विकसित करने के लिए हमारी सरकार मदद करेगी ओडिशा सरकार को। 8वीं प्राथमिकता की अगर बात करें तो इनोवेशन यानी नवाचार, रिसर्च और डेवलपमेंट की अगर बात करें तो हम अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड को हम लागू करेंगे, ताकि जो बुनियादी रिसर्च है वो आगे बढ़ सके। और इसके अलावा हम एक ऐसा तंत्र भी विकसित करना चाहेंगे ताकि जो निजी क्षेत्र के द्वारा निर्धारित रिसर्च है वो हो सके। 1 लाख करोड़ रुपए इसके लिए वित्त पोषण उपलब्ध कराया जाएगा, यानी फाइनेंसिंग उपलब्ध कराई जाएगी, जैसा कि हमने अंतरिम बजट में कहा था। स्पेस इकोनॉमी पर हमारा काफी ध्यान है, और हम जो अंतरिक्ष की अर्थव्यवस्था है उस पर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। हम अगले कुछ सालों में 1,000 करोड़ की लागत से हम फंड स्थापित कर रहे हैं। 9वीं प्राथमिकता की अगर बात की जाए तो अगले चरण के, अगले पीढ़ी के जो सुधार हैं वो आर्थिक ढांचे को हम बेहतर करना चाहते हैं। हम आर्थिक नीति का जो ढांचा है उसको हम बढ़ाना चाहते हैं, ताकि हम आर्थिक विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ सकें, और हमारी जो अगली पीढ़ी के जो सुधार हैं वो उसको हम लागू कर सकें, ताकि रोजगार के मौके बढ़े और हमारा विकास काफी तेजी से हो सके। हमारी सरकार की कोशिश है कि हम जो सुधार है उसको हम पुरस्कृत कर सकें। इसके लिए जो उत्पादन है उसको हम बढ़ाना चाहते हैं, साथ ही साथ जो मार्केट है और जो हमारे अलग अलग क्षेत्र हैं उसको हम कुशल बनाना चाहते हैं। इससे उत्पादन क्षेत्र में हम आगे बढ़ेंगे, जिससे कि जमीन, लेबर और उद्यम को आगे बढ़ाया जा सके, और तकनीक को हम चाहते हैं कि वो हमारे इन लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करे, हमारी उत्पादकता बढ़ाने में तकनीक सहायता कर सके, ये हम चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि ऐसे जो कदम हैं, ऐसे जो सुधार हैं, इसमें हम राज्यों के साथ चाहते हैं हम बेहतर तरीके से तालमेल बनाएं। केंद्र और राज्यों के बीच तालमेल बहुत जरूरी है ताकि राज्य विकास करें, और हम चाहते हैं कि जो संघीय ढांचा है हम उसको और भी मजबूत बढ़ाएं, और हम तेजी से सुधार करना चाहते हैं। इसके लिए 50 साल का जो कर्ज मुक्त लोन है वो हम देना चाहते हैं, वो निम्नलिखित सुधारों के लिए दिए जाएंगे। हम राज्यों के साथ बेहतर करना चाहते हैं। जमीन से जुड़े हुए जो सुधार हैं उसको लेकर, चाहे ग्रामीण इलाके हों या शहरी इलाके हों,
हम land administration, जो जमीन का will cover प्रशासन है one, उसमें land administration, एक planning and management, जमीन and two, से जुड़ा हुआ urban एक मैनेजमेंट planning स्थापित usage किया जाएगा and और साथ ही building शहरी bylaws. जो जमीन These will be के इस्तेमाल और incentivized बायलॉज for हैं completion उसको within the बेहतर next किया 3 जाएगा। years हम अगले कुछ through सालों के लिए, अगले 3 सालों के लिए fiscal support. पुरस्कृत करेंगे और Rural उनको हम land related मदद करेंगे। actions. अगर जमीन Rural land ग्रामीण related actions जमीन से will जुड़े हुए include जो सुधार हैं one, उसकी बात करें तो पहली इसमें assignment of unique पहला पहलू है land parcel कि identification लैंड पार्सल number, आइडेंटिफिकेशन UL नंबर हम PIN, बनाना चाहते हैं और भू ग्रामीण आधार इलाकों के for लिए, all या फिर lands. इसे कहें कि ये भू आधार होगा जमीन के लिए। Digitization दूसरी of बात cadastral maps. डिजिटाइजेशन होगा, यानी कि जो मैप है Survey उनको of subdivisions. लाया जाएगा। इसके अलावा Survey तीसरी of बात map होगी जो subdivisions सब डिवीजन जो है as per उनको current सर्वे में लाया ownership. जाएगा और जो मौजूदा अभी Establishment मालिकाना of हक है land उसके registry. आधार पर होगा। इसके And अलावा five, लैंड रजिस्ट्री linking to the चौथा हमारा farmers पहलू है registry. और पांचवा These actions जो will also किसानों की facilitate जमीन है उसकी रजिस्ट्री credit करानी flow होगी। and इसके other अलावा कर्ज की का जो agricultural प्रवाह है वो हम services. सुनिश्चित करना चाहेंगे ताकि Urban जो land related actions. किसानों को कर्ज की सुविधा है वो आसानी से मिल सके। Land records in urban अगर लैंड areas रिकॉर्ड और will be की बात की जाए शहरी digitized इलाकों में तो उनको with डिजिटल किया GIS जाएगा mapping. जीआईएस मैपिंग के An जरिए IT-based system और for इसका property इसके लिए हम record तकनीक administration, तकनीक की मदद लेंगे updating ताकि and रजिस्ट्रेशन tax बेहतर तरीके से हो सके, ताकि administration तकनीक will be established. के जरिए जो These टैक्स will है यानी also कर है facilitate उसकी सुविधा बेहतर हो सके। improving the financial इसके अलावा position वित्तीय of स्थिति urban जो local bodies. अर्बन लोकल बॉडीज जो यानी शहरी जो स्थानीय निकाय होते हैं उनको भी आर्थिक तौर पर फायदा होगा। अगर बात की जाए लेबर की सुविधा जो होती है, हम चाहते हैं कि जो कामगार हैं वो उनको फायदा मिल सके। इसके लिए हम एक विस्तृत ई श्रम पोर्टल को हम लागू करेंगे और इसको अन्य पोर्टल से भी जोड़ेंगे और ये एक जगह का सॉल्यूशन होगा जहां पर आर्किटेक्चरल डेटाबेस स्थापित किया जाएगा। स्किल कौशल की जो जरूरत है वो पूरा हो सकेगा और हम एक ऐसा तंत्र बनाएंगे जिससे कि जो नौकरी करने के लिए इच्छुक लोग हैं वो नौकरी देने वालों के पास पहुंच सके और इस पोर्टल के जरिए इन दोनों का मिलान कराया जा सके, रोजगार होगा। श्रम सुविधा और समाधान पोर्टल, श्रम सुविधा और समाधान पोर्टल जो है उसको नए सिरे से तैयार किया जाएगा ताकि जो है अनुपालन यानी कॉम्प्लायंस जो होता है वो आसान हो सकेगा।